यूपीपीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी रिव्यू की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 7 एनसीईआरटी जियोग्राफी हमारी पृथ्वी के अंदर। इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और ऊपरी पटल अर्थात भूपर्पटी पर उपस्थित तमाम सारी सेलों के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या आप जानते हैं से एक फैक्ट मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया। वहाँ से मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल निकालने की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर तक की गहराई तक खोदना होगा। अर्थात जो विश्व की सबसे गहरी खान है वो कहाँ पर है, तो वो दक्षिण अफ्रीका में है, जो 4 किलोमीटर गहरी है। यदि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बात करें, मुझे एनसीईआरटी के फिगर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिंग और बहुत ही सहज भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि छोटी क्लास के लिए हैं तो इनसे समझना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग दिखाने के लिए संपूर्ण पृथ्वी दिखाई गई है और उसके एक हिस्से में किस तरीके से दिखाया गया है। एक रेड जोन है, एक येलो जोन है, एक हल्का रेड जोन है। सबसे ऊपरी सतह भूपर्पट्टी कहलाती है। ऊपरी सतह के साथ साथ 5 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। इसके बाद में जो येलो कलर की पट्टी दिखाई गई, इसे हम मेंटल कहते हैं। इसके बाद में मेंटल और आंतरिक सतह क्रोड कहलाती है। तो मेंटल और क्रोड के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है ये कहलाता है क्रोड मेंटल सीमा। और इसके बाद में जो क्रोड मेंटल सीमा जहाँ से खत्म होती है वहाँ से बाह्य क्रोड स्टार्ट होता है और फिर आंतरिक क्रोड होता है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है उसे परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना की बनी होती, इसीलिए इसे सीएल कहा जाता है। इससे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर उठा के देखा होगा तो आप मेरे शब्द को सुन के ही समझ गए होंगे। जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वह दो प्रमुख तत्वों से मिलकर के बनी है, जिसमें से सिलिका और एल्यूमिना जो है, ये दोनों तत्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलिका और एल्यूमिना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसकी जो महाद्वीपीय संहति में अगर हम देखें तो जो ऐसे देखें तो 35 किलोमीटर गहराई तक है, लेकिन समुद्र की सतह में अगर हम बात करें तो केवल 5 किलोमीटर गहराई तक ही जो हमारी ऊपर की भूपर्पट्टी है वह शामिल होती है, वह आती है यहाँ तक। इसके बाद में यदि हम बात करें तो महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। तो देखिए, यहाँ पे एक फर्क है। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए, जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए यह लिख दिया जाता है प्रश्न के अंदर में कि महासागरीय परपट्टी किन मुख्य दो तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। तो जहाँ पर अगर आपको महासागरीय परपट्टी दिखाई दे, वहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि वहाँ पर फिर आपको सीएल ना करके सीमे करना है, अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम। तो जब बात हो रही हो भूपर्पट्टी की तो वहाँ पर सिलिका और एल्यूमिना, लेकिन जहाँ पर महासागरीय भूपर्पट्टी की बात हो रही वहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम, अर्थात सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो यह चीज़ ध्यान रखना है कि जो सीएल है और जो सीमे है उसमें दोनों में फ़र्क है, क्योंकि महासागरीय भूपर्पट्टी अलग है और जो सामान्य भूपर्पट्टी है वह अलग है। अब बात कर लेते हैं, परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक फैला होता है। इसमें गहराई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है इसका ऑर्डर कि भूपर्पट्टी के बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है, तो दूसरे नंबर पर मेंटल आता है, फिर ऊपरी मेंटल, फिर ऊपर उसके बाद में मेंटल और क्रोड का जो संक्रमण क्षेत्र है, फिर ऊपरी क्रोड है और फिर आंतरिक क्रोड है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है, तो इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वह क्रोड है। अब देखिए, यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है। देखिए, दो प्रकार की परपट्टी, एक तो जैसे महाद्वीप है तो एक महाद्वीपीय परपट्टी है, फिर दूसरे क्या है हमारे पास महासागर है, उसमें क्या है महासागरीय परपट्टी है। इसके बाद में देखिए येलो कलर से यहाँ पे महासागरीय परपट्टी हमको पूरी दिखाई गई है, और फिर ये आंतरिक, उसके बाद में क्रोड की बात आएगी भी नीचे हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल और लोहे की बनी होती है। अब देखिए यहाँ पे फिर परिवर्तन आ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निफे। तो वहाँ पे हमने सिलिकॉन और एल्यूमिना की बात की,
फिर उसके बाद सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बात आई। अब यहाँ पर देखिए क्या है, निकिल और फेरस। तो जो मेंटल है, मेंटल मुख्य रूप से किन दो तत्वों से मिलकर के बना है, तो निकिल से और फेरस से, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। अगर ये चीज़ आपको एक बार में नहीं याद होती तो अगर आप एक बार रिपीट मोड में देख लेंगे और हो सके तो एक पेज में अगर छोटा सा नोट्स आप बना लेंगे इसका, तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपको बहुत लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, जबकि 84% हिस्सा मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। इससे यहाँ से केवल एक निष्कर्ष हमें निकल करके पता चलता है कि जो पृथ्वी की, अगर संपूर्ण पृथ्वी में हम देखें तो जो सर्वाधिक हिस्सा है वो किसका है, तो वो मेंटल का है। सबसे कम हिस्सा किसका है, तो पर्पटी का है। तो सर्वाधिक और सबसे कम, बाकी जो क्रोड है वो 15% में। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। अब सेल और खनिजों की बात कर लेते हैं। पृथ्वी की पर्पटी अनेक सेलों से बनी हुई है। सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल जिसको इग्नियस सेल कहा जाता है, अवसादी सेल जिसको सेडिमेंट्री सेल कहा जाता है, और कायांतरित सेल जिसे मेटामॉर्फिक सेल कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। बहुत आसान है, 2 शब्दों में समझा सकते हैं इसको, दो शब्दों से समझ सकते हैं और बहुत आसान हो जाएगा। देखिए पहले जान लेते हैं मैग्मा क्या होता है। दरअसल पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जब हम बात करते हैं तो जो मेंटल का हिस्सा है वहाँ पर क्या है कि जो लावा है वो द्रवित रूप में गर्म लावा भरा हुआ है, और वो जो द्रवित लावा भरा हुआ है जब उसे कभी भी स्थान मिलता है तो वो ज्वालामुखी के रूप से फूट करके पृथ्वी की सतह पर आकर के गिरने लगता है। जो पृथ्वी की सतह पर आकर के गिरता है वो लावा, उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। तो मैग्मा जब ठंडा होकर के ठोस हो जाता है तो उस प्रकार से उस मैग्मा से जो सेल बनता है उसे हम कौन से सेल कहते हैं, आग्नेय सेल कहते हैं। इसमें ये सेल है, इन्हें प्राथमिक सेल कहा जाता है। दूसरी चीज क्या है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्भेदी एक बहिर्भेदी। कभी कभी क्या होता है कि लावा जो होता है वह ज्वालामुखी की नली में ही ठंडा हो जाता है, उस लावे को बोलते हैं अंतर्भेदी। और जब लावा ज्वालामुखी से फट करके बाहर पृथ्वी की सतह पर आकर के ठंडा होता है उसे हम कहते हैं बहिर्भेदी सेल। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, पर्पटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। अब इसके एग्जाम्पल हमारे लिए यूपी पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सा किसका उदाहरण है। तो बेसाल्ट किसका उदाहरण है, तो बेसाल्ट उदाहरण है आग्नेय सेल का। दक्कन पठार बेसाल्ट सेल से ही बना। दक्कन का पठार किससे बना है, बेसाल्ट सेलों से बना। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन्हीं छोटे छोटे फैक्ट्स को घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हमको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, जब पढ़ने के लिए हमारे पास करंट अफेयर्स में और बाकी सेक्शन से में इतना ज़्यादा कुछ है, तो ऐसे में अगर इन चीज़ों को जितना चीज़ें हम समझ लेंगे उतना हमारे पास स्पेस बच जाएगा कि हम और चीज़ों को भी पढ़ सकें। तो आग्नेय सेल का उदाहरण कौन है, बेसाल्ट है। दक्कन का पठार किसका बना है, बेसाल्ट सेल का बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेल को क्या कहा जाता है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। देखिए अब इसमें भी क्या है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट में भी एक बारीक अंतर है। जो बेसाल्ट है वो भी आग्नेय सेल है, ग्रेनाइट भी आग्नेय सेल ही है, लेकिन बेसाल्ट किस प्रकार की आग्नेय सेल है, तो वो बहिर्भेदी है, जबकि जो ग्रेनाइट है वो किस प्रकार की सेल है, तो वो अंतर्भेदी सेल है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। देखिए यूजित से एक क्वेश्चन है, साइंस का भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जो पत्थर होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, जैसे कि हमारे घरों में सिलबट्टा सामान्य रूप से यूज होता है, या फिर हम कहें तो जो चक्की होती है आटा पीसने के लिए जिस पत्थर का हम यूज करते हैं वो किसका बना हुआ होता है, वो ग्रेनाइट का बना हुआ होता है। और ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल है। सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को हम क्या कहते हैं, तो अवसादी सेल कहते हैं। देखिए अवसादी सेल, अवसाद शब्द से ही स्पष्ट है कि यह किससे बनती है, अवसाद से बनती है। और अवसाद किसका बनेगा, जो प्राथमिक चट्टान होगी। प्राथमिक हमारी चट्टान कौन सी है, तो जो हमारी प्राथमिक चट्टानें हैं वो है हमारी आग्नेय सेलें। तो जो आग्नेय सेलें हमारी हैं उनसे जो सेलें बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अवसादी सेल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर,
रेत के दानों से बनता है। अब बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी सेल का उदाहरण है। इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रह के जीवाश्म भी हो सकते हैं। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, अलग अलग परीक्षाओं में, करीब 10-12 परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म कौन सी सेलों में पाए जाते हैं? अवसादी सेल में पाए जाते हैं। तो यह फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा कि अवसादी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर किसका एग्जाम्पल है? अवसादी सेल का एग्जाम्पल है। तो ये दो फैक्ट इससे हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट जानने को मिलते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए अब यहाँ से क्या पता चला हमें, तो पहले हो गई आग्नेय सेल, फिर हो गई अवसादी सेल। अब जब आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब इन पर पड़ता है तो क्या होता है? ये कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उससे क्या बनता है? चिकनी मिट्टी में स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ये तमाम सारी चीज़ें किससे बन जाती हैं? तो ये जो चूना पत्थर की, संगमरमर हैं, इस मिट्टी की स्लेट, ये सब क्या है? ये सब कायांतरित सेल है। तो 3 प्रकार के सेल हो गए, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने में किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें हैं तो जो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखिए अवसादी सेल, मैग्मा, कायांतरित सेल, आग्नेय सेल का एक सेल चक्र यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए किस प्रकार से दिखाया गया है। तो जब मैग्मा कभी भी है, जो मैग्मा है, मैग्मा निकलता है तो मैग्मा से कौन सी सेल बनती है? आग्नेय सेल बनती है। आग्नेय सेल से अवसाद होता है और अवसाद से क्या बन जाता है? अवसादी सेल बन जाती है। अवसादी सेल पर जब ताप और दाब पड़ता है तो वो क्या बन जाती है? कायांतरित सेल बन जाती है। और कायांतरित सेल थोड़े दिन में क्या होती है? थोड़े दिन का मतलब है अगर इसके हिसाब से देखें तो कई सालों में वापस परिवर्तित होकर के वापस मैग्मा बन जाती है। मैग्मा से वापस आग्नेय सेल बन जाती है। अवसादी सेल भी वापस मैग्मा बन सकती है। तो कायांतरित सेल अवसाद में बदल सकती है, आग्नेय सेल कायांतरित सेल में बदल सकती है। अर्थात यह एक सेल चक्र है जो आपस में परस्पर ताप और दाब पड़ने पर एक दूसरे तरीकों में परिवर्तित होते रहते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो यह था चैप्टर हमारा 2 क्लास 7 एनसीईआरटी का। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्रवित मैग्मा सेल किसके बने होते हैं? तो देखिए जो द्रवित मैग्मा सेल है, द्रवित मैग्मा सेल है वो किसका बना होता है? तो द्रवित मैग्मा सेल आग्नेय बने सेल क्या कहलाते हैं? आग्नेय कहलाते हैं। द्रवित मैग्मा जैसे बने हुए सेल क्या कहलाते हैं? आग्नेय सेल कहलाते हैं। आग्नेय सेलों के जब अवसाद उड़ करके जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? अवसादी सेल हो जाते हैं। और अवसादी सेल जब दाब और दाब पड़ता है तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं कायांतरित सेल। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है? तो ऊपरी सबसे परत है परपटी, मध्य की परत है मेंटल और सबसे आंतरिक परत कौन सी? वो है क्रोड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रोड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? तो सोना, कोयला और पेट्रोलियम किसके उदाहरण है? तो खनिज के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो सेल जिनमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं? अवसादों से बने हुए जो सेल होते हैं उनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अवसादी सेल कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो मैंने पहले ही बताया था कि पृथ्वी की 1% एरिया में जो सबसे ज़्यादा कम परत है वो कौन सी है? परपटी है। दूसरे नंबर पे क्या है? क्रोड है। और सबसे ज़्यादा नंबर पे क्या है? तो मेंटल है। मेंटल करीब 58% जो इलाका है वहाँ पे, मतलब 58% जो हिस्सा है पृथ्वी का, उसमें क्या है? मेंटल। मैचिंग की अगर हम बात करें तो क्रोड पृथ्वी की सबसे आंतरिक सतह है। खनिज क्या है? तो खनिज एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सेल क्या है? जो पृथ्वी की सतह पर आकर के लावा ठंडा हो जाता है उससे जो निर्मित होते हैं उन्हें हम सेल कहते हैं। सीएल क्या है? तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो मिलते हैं उसको हम, वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? सीएल कहलाता है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनता है, क्या बनता है? सीएल बनता है। तो यह था चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 7 जियोग्राफी का। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं शाम को हम हिस्ट्री के चैप्टर पर। थैंक यू सो मच।